हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेड्यूल 2 के 1, 2, 3, 4 पॉइंट को डिस्कस किया था और शेड्यूल टी का 2 का पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 अभी भी बचा हुआ था कवर करने के लिए। क्यों ना एक काम करें, आज फिर से हम लोग रिकैप कर ले फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ शेड्यूल 1। इट्स अ गुड थिंग ना? यस सर। तो शेड्यूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। जी सर। और उसमें आपने हम लोग को 5 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट बताया था, देखो विदाउट कंसिडरेशन की बात मैंने कही थी, जहां पर हम लोग कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे थे, जिसमें पहला पॉइंट था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। यस सर। टेम्पोरेरी एप्लीकेशन ऑफ एनी बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन। यस सर। तीसरा, सर्विसेज पुट टू यूज फॉर बिजनेस फॉर नॉन बिजनेस और प्राइवेट पर्पजेज। यस सर। पॉइंट नंबर 4 था हम लोग का एसेट रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन। यस सर। पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट वन पॉइंट था कि जहां पर हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, विदाउट कंसिडरेशन 1-to-1 स्कीम, फ्री स्कीम, अब ये सब चलने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने शेड्यूल 2 की बात की थी। यस सर। शेड्यूल 2 में पहला आया था ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या? ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स। आपने ट्रांसफर किया था और उसमें मैंने 3 चीजें बताई थी। ट्रांसफर ऑफ एसेट with consideration and yes along with the transfer of title and goods. Okay, transfer of goods for future payments along with the transfer of title and goods. Yes sir, ये दोनों supply of goods थे। लेकिन तीसरा मैंने बताया था कि मैंने अगर आपको कोई ट्रांसफर ऑफ गुड्स किया है और केवल एसेट यूज करने के लिए दिया है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पर्टिकुलर पर्पसेस एंड यूज यू विल रिटर्न बैक इट टू मी, दिस इज नॉट द सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यस सर। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया था लैंड एंड बिल्डिंग, आंख बंद करके लीज टेनेंसी लाइसेंस ईजमेंट, ये आप कर देंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यस सर। पॉइंट नंबर 3 बताया था सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी? ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस वाली। सर्विसेज कौन सी? ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस वाली। जी सर। वो जॉब वर्क वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की थी। हाँ सर। पॉइंट नंबर 4 अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स पर, और जब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स पर, और जब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स की बात करते हैं ना, तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स की बात नहीं हो रही, ट्रांसफर ऑफ एसेट की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट की। बिजनेस एसेट, कोई एसेट मेरे पास थी, कोई एसेट मेरे पास बिजनेस एसेट में थी और मैंने वो एसेट, जाहिर सी बात है मेरी बैलेंस शीट में कोई एसेट शो हो रही थी, मैंने उस एसेट का ट्रांसफर कर दिया, अब वो एसेट मेरे बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही। नाउ इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ माय बिजनेस एसेट इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मींस आपने वो एसेट ट्रांसफर कर दी, इसका मतलब वो एसेट आपने ट्रांसफर कर दी। याद आ गया सर कि आपने एसेट ट्रांसफर की, भले आपका पर्पस वहां कंसिडरेशन लेना हो या ना हो, वेदर कंसिडरेशन इज देयर और नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट देयर फर्स्ट शेड्यूल में भी जा सकता है और सेकंड में भी, देयर का सेकंड शेड्यूल में ही जाएगा। अच्छा, कोई बिजनेस एसेट डी रजिस्ट्रेशन के बाद अगर मैं अपने पास रख लूं, चाहे कंसिडरेशन ले करके, चाहे शेड्यूल 1 के हिसाब से कंसिडरेशन ना ले करके, याद आया होगा, तो वो भी हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। जी सर। अगर हम कोई बिजनेस एसेट्स प्राइवेट यूज या नॉन बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है, चाहे कंसिडरेशन लेकर चाहे कंसिडरेशन के बिना। सर आप बार बार वही बता रहे हैं। वेयर एनी पर्सन सीजेस, हो गया और इस ट्रांसफर में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, याद आया होगा
इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, अगर मैंने किसी से लोन लिया है और उसको मैंने अपनी कोई एसेट, बिजनेस एसेट, मॉर्गेज, बिजनेस एसेट मैंने मॉर्गेज पर दे रखी है, अब उसके डिफ़ॉल्ट के कारण वो सामने वाला आता है और कहता है मैं आपकी बिजनेस एसेट को अपने पोजीशन में लूँगा। मैंने कहा वो तुम्हारी एसेट है, तुम जानो, क्योंकि उसको तो मैंने आपको मॉर्गेज में दिया था। आप उस एसेट को ले जाते हैं, आप उस एसेट को सेल करके अपना डेट रिकवर करते हैं। तो फॉर मी इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट। यस सर, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इतने पॉइंट्स तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन जो इस ट्रांसफ़र वाले केस का सबसे लास्ट पॉइंट था उसको आज हम एक बार और देखेंगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जब मैंने ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स का पॉइंट नंबर 4 बताया था, उसमें मैंने बताया था डी रजिस्ट्रेशन के बाद, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, यानी डी रजिस्ट्रेशन, एनी गुड्स forming part of the asset of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of this business immediately, बस before he ceases to be a taxable person। बस मैंने आपको इतना ही बताया था कि अगर मैं अपने बिजनेस को डी रजिस्ट्रेशन करवाता हूं तो डी रजिस्ट्रेशन वाले दिन के जस्ट डी रजिस्ट्रेशन के पहले जो मेरी बिजनेस एसेट्स थी वो मान ली जाएंगी कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं। मैंने अपने आप को ही सामान बेचा, अब आपको सप्लाई ऑफ गुड्स पर टैक्स देना पड़ेगा, एक्सेप्ट, ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, एंड दे आर 2 कंडीशंस, एक्सेप्ट जहां पर किसी दूसरे को मैंने ये बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दिया, चलता बिजनेस मैंने दूसरे को चलते हुए रहने के लिए दे दिया, दिस इज नोन एज गोइंग कंसर्न। तो बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, और अगर मैंने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे को एज अ गोइंग कंसर्न तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब दूसरा बंदा जब इसको बेचेगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो ही जाएगा, या उसको एज इट इज बिजनेस एसेट्स की तरह कंटिन्यू करेगा एज अ गोइंग कंसर्न। बिजनेस चल रहा, कोई सप्लाई नहीं, बिजनेस चल रहा, कोई सप्लाई नहीं, मैंने यहां डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जैसे ही डी रजिस्ट्रेशन करवाया तो जितनी बिजनेस एसेट्स थी वो मुझे मान ली जाएंगी कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स हैं। लेकिन अगर मैंने इस बिजनेस को डी रजिस्ट्रेशन तो करवाया, लेकिन मैंने इस बिजनेस को किसी दूसरे को गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर कर दिया कि अब ये बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा, तो ये जो एसेट्स थी एज इट इज चलती रह रही हैं, देयर इज नो एनी ट्रांसफर विद इन दैट। यस सर। दूसरा, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अगर ये बिजनेस जो मैंने डी रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे बंदे ने इस बिजनेस को मैंने ट्रांसफर कर दिया, जो टैक्सेबल पर्सन है, जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव की तरह इस बिजनेस को संभालेगा, तो वो भी इस केस में आ जाएगा। सक्सेशन के केस को आप इसमें समझ सकते हैं। जी सर। आते हैं, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस विच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने लास्ट क्लास में कह के छोड़ा था कि इस पर हम लोग पूरा समय देंगे। क्यों? इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में शुरू में ही आपको बताया कि क्या इंपॉर्टेंट चीज आई है। फॉलोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो इनको हम सर्विस मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसको मैंने किराए पर दे दिया, लीज पर दे दिया, टेनेंसी पर दे दिया, तो वो मेरे लिए सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर अब आप बार बार क्यों बता रहे हैं? आपने शेड्यूल 2 में शुरुआत में ही बता दिया था लैंड एंड बिल्डिंग में, अभी थोड़ी देर पहले शेड्यूल 2 के ही पॉइंट नंबर 2 में लैंड एंड बिल्डिंग में बताया, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट एंड लाइसेंस। फिर आप यहां पर, मैं बोलता हूं रिपीटेशन है यहां पे। ट्रांसफर, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। कहा गया अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को टेनेंसी पर या रेंट पर कर देते हैं तो वो हमारा माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। दिस इज द रिपीटिशन ऑफ द क्लॉज नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग का, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर खत्म कर दीजिए, रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी खत्म कर दीजिए। एक और केस बताइए हमको, कोई और सप्लाई ऑफ सर्विस का केस बताइए। जी आपके सामने एक और केस है कि जो बिल्डिंग थी ना मेरी, जिसको मैंने आपको किराए पर दिया, इस बिल्डिंग को मैंने कंस्ट्रक्ट करवाया है। क्या करवाया है? कंस्ट्रक्शन करवाया है। मान लो मेरा काम है, अब कंस्ट्रक्शन पर आते हैं, मेरा बिजनेस है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना। ढंग से सुनेंगे, मोस्ट डिबेटेबल इश्यू इज देयर।
सबसे ज़्यादा डिबेट होंगे अभी इस पर गाइडलाइंस आने वाली हैं। सर्विस टैक्स में पूरी इसकी गाइडलाइन थी, एजुकेशन गाइडलाइन थी, अब इस पर आते हैं, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे जब इसकी कंप्लीट गाइडलाइंस हम लोग के सामने आएंगी। तो फिलहाल जो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है, अगर मैं उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करवाता हूं, मेरा काम है बिल्डर का बिल्ड करना, मैं बिल्डिंग बनवाता हूं और उनको ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन एक केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, जहां पर पूरा का पूरा कंसीडरेशन मुझे उस समय मिला हो बिल्डिंग का जब मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिल गया हो। ओके सर, एक बार और बोलिए, हम कंफ्यूज हो गए। मैं बोलता हूं मेरा काम है बिल्डिंग्स को बनाना, मैं उन बिल्डिंग्स को बनाने और बेचने का काम करता हूं। आपने देखा होगा नींव पड़ी नहीं, फाउंडेशन लगी नहीं, लोग अपना पैसा इकट्ठा करने लगते हैं, बिल्डर्स बुकिंग करवाएं। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्टार्टिंग फेज में है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में बांटा जाता है। 3 मंजिल बनेगा, 10वां फ्लोर बनेगा तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। दैट इज ओके, दिस इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, दिस इज द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। Clearly it is mentioned in schedule number 2, but yes, this is not a case of supply of service where a builder build the building completely and gets its completion certificate from the competent authority, and after getting that completion certificate the builder is going to transfer you the property with the 100% consideration, not before that। मतलब इश्यू सर्टिफिकेट जब हमें हुआ था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कंप्लीशन का, उसके पहले हमने कोई पैसा किसी से भी नहीं लिया था। जिस दिन मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है उसके बाद मैंने पैसा मांगा है आपसे। दिस इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मैं इसको पढ़ देता हूं। तो सर ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा? यस सर। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग intended for sale to a buyer wholly or partly except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or before its first occupation whichever is earlier। कहने का मतलब यही हुआ ना कि सारा का सारा पैसा हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद लिया है, तो ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस उस समय होगा जब पार्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले भी लिया जाता है और बाद में भी लिया जाता है। चलिए सर, है ना इंपॉर्टेंट, और जब गाइडलाइंस आएंगी तो हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेम्पोररी ट्रांसफर। अब ये तो मेरे पास एक बिल्डिंग थी जिसको मैंने रेंट पर दिया, मेरा काम है बिल्डिंग को बिल्ड करवाना। अच्छा, जब बिल्डिंग बनती है तो उस समय हमें आर्किटेक्चर की जरूरत होती है, डिजाइनर की जरूरत होती है, इंटीरियर डेकोरेटर की जरूरत होती है, इंजीनियर्स की जरूरत होती है, हाँ या ना? तो कहने का मतलब उस समय हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है सर। तो अगर हम कोई एसेट जो मेरे पास है, मेरे पास क्या है? IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। और अगर याद हो तो सेक्शन 288, होप सो, सेक्शन 288 में ही मैंने सर्विसेज की डेफिनेशन बताई थी और उसमें मैंने कहा था सर्विसेज इंक्लूड्स इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। जी सर, आपने तो उस समय हमें क्लियर कट बोल दिया था कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज को कवर करती हैं सर्विसेज, और गुड्स की डेफिनेशन से सीधे सीधे हमने उसको एक्सक्लूड किया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो सर अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम टेम्पोरेरीली ट्रांसफर करते हैं, टेम्पोरेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो दिस इज द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर आपने यहां पर टेम्पोरेरी ट्रांसफर लिखा है। इफ इट इज अ केस ऑफ परमानेंट ट्रांसफर देन ऑल्सो इट इज अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिकॉज सर्विसेज इंक्लूड्स इंटेंजिबल प्रॉपर्टी।